नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, जिससे एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम बेहतरीन तरीके से ट्रिक से समझाने का प्रयास किए हैं, जिसे आप यदि ध्यान पूर्वक समझ लेते हैं तो आप जिंदगी में कभी भी इन अनुसूचियों को नहीं भूलेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मूल संविधान में, यानी जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। लेकिन समय बढ़ता गया और समय के साथ साथ संविधान में संशोधन किया गया और 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया। इस तरह वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं हमारे संविधान में। अब आइए इन 12 अनुसूचियों के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या क्या प्रावधान है। तो आइए देखते हैं प्रथम अनुसूची। देखिए, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। देखिए, प्रथम अनुसूची में जो है देश के सभी राज्य एवं यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी दिया गया है। संविधान के प्रथम भाग, प्रथम अनुच्छेद और प्रथम अनुसूची में जो है एक ही तरह की जानकारी है, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की ही चर्चा किया गया है इन तीनों में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए दूसरी अनुसूची। देखिए, दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ता की चर्चा है। तो वेतन भत्ता की चर्चा किस अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में। मैं इसका ट्रिक आगे बताऊंगा, आगे देखते चलिए। देखिए, इनमें किनके वेतन की चर्चा है? तो राष्ट्रपति के वेतन की चर्चा। राष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो 5 लाख रुपया प्रति महीना होता है और राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, यानी इनका वेतन जो है टैक्स फ्री होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह होता है और लोकसभा अध्यक्ष का वेतन 4 लाख रुपया प्रति माह होता है। राज्यपाल, उपसभापति, लोकसभा के उपाध्यक्ष, इनका जो वेतन होता है वो 3.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 रुपया होता है प्रति माह। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष, आरबीआई के गवर्नर, इन सब का जो वेतन होता है वह 2.5 लाख रुपया प्रति माह होता है। ठीक है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यूपीएससी के सदस्य, कैबिनेट के मुख्य सचिव, मंत्रालय के सचिव, चुनाव आयोग और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का जो वेतन होता है वह 2,25,000 प्रति माह होता है। देखिए, ये सब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। जितने पर स्टार पॉइंट लगा हुआ है, जैसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन, राज्यपाल का वेतन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सीएजी और आरबीआई के गवर्नर, इन सब पर जो है स्टार पॉइंट लगा है। इन्हीं सब के वेतन को जो है आप याद कर सकते हैं। इनका वेतन जो है एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है। अब देखिए, इन दूसरी अनुसूची को आप याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, ज्यादा पैसा कमाने पर कुछ लोगों का कहना होता है कि ये वेतन यानी ये पैसा जो है 2 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का पैसा है। यानी 2 नंबर से आपको याद रखना है दूसरी अनुसूची, और वेतन यानी पैसा, यानी दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता की चर्चा है। ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे ज्यादातर जो सरकारी वेतन होता है वो 1 से 2 तारीख को आता है। सरकारी वेतन देखिएगा 1 से 2 तारीख को आता है, इसलिए देखिएगा बैंकों में 2 तारीख को ज्यादा भीड़ लगा रहता है कि सरकारी वेतन उसी डेट को आता है। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता की चर्चा है। अब देखते हैं तीसरी अनुसूची को। इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा है। देखिए, तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा किया गया है? तो शपथ की चर्चा किया गया है। अब किन किन पदों की शपथ की चर्चा किया गया है, आइए देखते हैं। संसद के सदस्यों के शपथ की चर्चा किया गया है तीसरी अनुसूची में। संघ के मंत्रियों के, राज्य के मंत्रियों के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की यानी सीएजी की, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की चर्चा किया गया है। यानी विधानमंडल का मतलब राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के शपथ की चर्चा किया गया है। इन सबके शपथ की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में किया गया है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि तीसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन यदि आपसे घुमा के पूछ दे तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के शपथ की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में नहीं है। बाकी सबके शपथ की चर्चा है तीसरी अनुसूची में, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की चर्चा
नहीं है, क्योंकि इनकी शपथ की चर्चा जो है अलग से संविधान के आर्टिकलों में दिया गया है। जैसे राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा आर्टिकल 60 में है, और उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा आर्टिकल 69 में है, और राज्यपाल के शपथ की चर्चा जो है आर्टिकल 159 में है। तो इनके शपथ की चर्चा आर्टिकल में दिया गया है, और बाकी के शपथ की चर्चा जो है तीसरी अनुसूची में दिया गया है। अब ये बात आता है कि आपको ये तीसरी अनुसूची याद कैसे रहेगा कि इसमें शपथ की चर्चा है। तो देखिए, तीसरी जब हम बोलते हैं तीसरी, तो बीच में आ रहा है स, और शपथ में भी आता है शपथ, स आ रहा है पहले, और तीसरी देखिए कि तीसरी। तो जैसे आपके दिमाग में, जैसे आपसे कोई कहे कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो आपके दिमाग में हंट बनना चाहिए कि तीसरी, तो स यानी शपथ। तो तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो शपथ की चर्चा। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तीसरी जब लिखते हैं तो तीसरी में 3 अक्षर आता है, और शपथ भी लिखते हैं तो शपथ में भी 3 अक्षर आता है। तो इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या है। देखिए, इसमें राज्यसभा के सीटों की चर्चा किया गया है। यानी इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक राज्यों से कितने कितने राज्यसभा की सीटें आएंगी। जैसे में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं, 31 सीटें। इसका मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश से 31 व्यक्तियों को राज्यसभा के सदस्य बनाया जाएगा। उसी प्रकार बिहार में राज्यसभा की सीटें हैं 16। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, इन सभी राज्यों में राज्यसभा की 1-1 सीटें हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। अब आप इसको याद कैसे रखिएगा कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। तो देखिए, राजा जो है जिस सीट पर बैठता है उस सीट के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर। तो उस 4 पैर से आपको याद रखना है चौथी अनुसूची, और उस पर राजा बैठता है। सीट पर कौन बैठता है? तो राजा बैठता है, यानी राजा से आपको याद रखना है राज्यसभा। और किस पर बैठता है? तो सीट पर, यानी राज्यसभा की सीट। और सीट के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। कोई भी चेयर हो, कोई भी सीट हो, तो उसका कितना पैर होता है? 4 पैर होता है। तो उस 4 से आपको याद रखना है चौथी अनुसूची। और उस सीट पर, 4 पैर वाला सीट पर यानी कुर्सी पर कौन बैठता है? राजा बैठता है। तो राजा से आपको याद रखना है राज्यसभा। और किस पर बैठता है? तो सीट पर बैठता है, यानी सीट। तो राज्यसभा की सीट की चर्चा किस में है? तो चौथी अनुसूची में है। ठीक है, तो ऐसे आप रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद है 5वीं अनुसूची। देखिए, 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। 5वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के बारे में चर्चा है। अनुसूचित जाति क्या होती है? इसको एससी भी कहा जाता है। देखिए, ये वे जातियां हैं जिनको समाज द्वारा दबाया गया, इन पर अपना वर्चस्व दिखाया गया और समाज के पिछले पावदान में रखा गया। इनको समाज के साथ साथ चलने के लिए, समाज में समानता का व्यवहार बनाए रखने के लिए इनको अलग से संविधान में प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जो 5वीं अनुसूची में दिया गया है। और उसी प्रकार अनुसूचित जनजाति होता है, जिसे एसटी कहा जाता है। ये जो है जंगलों में रहते थे, इनको ही दलित कहा जाता है। ये समाज से बिल्कुल अलग थे। इनको भी आगे लाने के लिए 5वीं अनुसूची में अलग से प्रशासन की व्यवस्था किया गया है। किस अनुसूची में किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण अनुसूची है 5वीं अनुसूची। इससे जो है एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछता है। तो 5वीं अनुसूची में आप याद रखिएगा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन की चर्चा है। देखिए, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में जो है एससी और एसटी की चर्चा है। तो जब हम 5 लिखते हैं तो 5 जो है एस की तरह दिखाई देता है, और एस लिखते हैं तो एस भी 5 की तरह दिखाई देता है। तो 5वीं अनुसूची में आप याद रख सकते हैं ऐसे कि एससी और एसटी की चर्चा है। अगर आपको ऐसे याद नहीं करना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। जब हम 5वीं लिखते हैं और प्रशासन लिखते हैं तो दोनों प से ही शुरुआत होती है। 5वीं प से, और प्रशासन भी लिखते हैं तो प से, यानी 5वीं अनुसूची में एससी और एसटी के प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते हैं 6ठी अनुसूची। देखिए, इसमें पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के
अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा किया गया है। आज भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्र सरकार का ज्यादा ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि वहां पर सीटें बहुत कम होती है, तो वहां के अनुसूचित जातियों पर ध्यान कहाँ से देंगे। इसलिए इन राज्यों में विशेष अनुसूचित क्षेत्रों को अलग से प्रशासन की व्यवस्था की गई है, जो इन राज्यों के अनुसूचित जातियों को अलग से सुरक्षा एवं विभिन्न प्रकार की व्यवस्था देने का काम करती है। तो छठी अनुसूची में आपको याद रखना है, ये पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है। अब देखिए, ये 4 राज्य जो है किसी को याद नहीं रहते हैं कि छठी अनुसूची में कौन सा 4 राज्य है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, एटीएम मशीन, ATMM यानी एटीएम मशीन। ए से आपको याद रखना है असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम। आप पहले मिजोरम बोल सकते हैं या फिर बाद में मिजोरम बोलिए, चाहे पहले मेघालय बोलिए चाहे बाद में मेघालय बोलिए, बात दोनों के एक ही है, क्योंकि दोनों जो है एम से ही चालू होता है। तो ए से हो जाएगा असम, टी से त्रिपुरा, एम से मेघालय और एम से मिजोरम यानी एटीएम मशीन। अब देखते हैं 7वीं अनुसूची को। देखिए, इस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के शक्ति की विभाजन की चर्चा किया गया है, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार किन किन मुद्दों पर या कौन कौन सा कार्य कर सकती है, इसके लिए 3 सूची बनाया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है और उसके ऊपर कार्य करती है। राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार कानून बनाती है और उसके ऊपर कार्य करती है। और समवर्ती सूची के ऊपर दोनों कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। तो इन सभी का जो है चर्चा, यानी सभी संघ का चर्चा, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इनकी चर्चा जो है 7वीं अनुसूची में किया गया है। अब देखिए, हमारे संविधान में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि किन किन विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार कानून बनाएगी तथा किन किन विषयों पर दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। इसके बारे में जो है हमारे संविधान में बताया जा चुका है। आइए उसको देखते हैं। संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बनाती है। जब संविधान बना तो उस समय संघ सूची में कुल 97 विषय थे जिन पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, लेकिन आगे चलकर 3 और जोड़ा गया और वर्तमान में कुल 100 विषय हो गए हैं संघ सूची में, जिस पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। वह विषय देखिए क्या है, जनगणना, सेना, रेलवे, बैंक, वायुयान और कम्युनिकेशन। ये जो है संघ सूची के विषय हैं और इन सब पर जो है केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। उसी प्रकार देखिए, राज्य सूची में जब मूल संविधान था तो उस समय 66 विषय थे राज्य सूची में, और आज वर्तमान में 61 विषय हैं, यानी 5 विषय जो है घट गए हैं। और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो पुलिस, शराब, कृषि, स्थानीय स्वशासन, पंचायत, पशुपालन, हॉस्पिटल और जेल, इन सभी विषयों पर जो है केवल और केवल राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, क्योंकि ये सब विषय केवल राज्य सूची में आते हैं। ठीक है, इसी के तहत शराबबंदी हुआ है बिहार में, क्योंकि राज्य सूची के विषय में शराब है। उसी प्रकार समवर्ती सूची में मूल संविधान में कुल 47 विषय थे, लेकिन आज वर्तमान में 52 विषय हो गए हैं। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। इस विषय में है शिक्षा, मजदूरी, जनसंख्या नियंत्रण, वन यानी जंगल, आर्थिक नियोजन, विद्युत योजना। ये विषय जो है समवर्ती सूची के हैं और इन सब पर जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है कानून बना सकती है। ये सबको आपको जो है याद रखना है। ठीक है, देखिए, एक होता है अवशिष्ट सूची। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार एवं संसद को है। देखिए, जब संविधान बना तो उस समय भारत की स्थिति कुछ और थी और आज कुछ और है, अर्थात बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारा चेंजिंग हुई और नया नया विषय उभरा। बहुत सारा नया नया विषय जो है उभर गया, जो उस समय इन विषयों का नामो निशान नहीं था जब संविधान को बनाया गया उस समय। जैसे में इंटरनेट, उस समय इंटरनेट नहीं था, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स, इन सब का जो है उस समय नामो निशान नहीं था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक दिमाग लगाया और कहा कि एक अलग से सूची बनाया और आगे आने वाली जितने भी विषय, जितने भी कार्य होंगे, उन सबको जो है अवशिष्ट सूची में रखा जाएगा और इन पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होगा और संसद को होगा। तो ये मतलब होता है अवशिष्ट सूची का। ठीक है।
अब देखते हैं 8वीं अनुसूची को। देखिए इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषा थी। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषा थी? तो 14 भाषा थी। बाद में इसमें 8 और भाषा को जोड़ा गया संविधान में संशोधन करके, और इस तरह वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा हो गई है। तो इन 22 भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ और एक भाषा जोड़ा गया, सिंधी भाषा, 8वीं अनुसूची में। ठीक है। उसी प्रकार 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन हुआ और नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया और बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया। इस तरह से 8 भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब यह वर्तमान में कुल 22 भाषा है। ठीक है। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में राजभाषा यानी 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। तो देखिए 8वीं अनुसूची का नाम है 8वीं अनुसूची, और इसमें 8 भाषा को बाद में जोड़ा गया। तो ये भी 8 और ये भी 8। तो इस तरह से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र किया गया है। ठीक है। उसके बाद है 9वीं अनुसूची। देखिए इसमें जो है भूमि, जमींदारी, उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। देखिए 9वीं अनुसूची को 1951 में जब प्रथम संविधान संशोधन किया गया तो उस समय इसको जो है जोड़ा गया था संविधान में, 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। अब आप इसको कैसे याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची में भूमि, जमींदारी की चर्चा है। तो देखिए जब भी हम खेती करते हैं तो 9 के करते हैं, धान रोपते हैं तो 9 के धान रोपते हैं, यदि बिया उखाड़ना हो तो 9 के ही बिया उखाड़ते हैं। तो 9 से आपको याद रखना है 9 के करते हैं, यानी 9वीं अनुसूची। और भूमि में यानी जमीन में, जमीन यानी खेत, यानी खेती करते हैं तो 9 के करते हैं। तो 9वीं अनुसूची में भूमि यानी जमीन, खेत, भूमि, जमींदारी की जो है चर्चा है 9वीं अनुसूची में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है 10वीं अनुसूची। देखिए इसमें दल बदल की चर्चा है, और दल बदल को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया था दल बदल को 10वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची को याद करना बहुत आसान है। देखिए 10 से होता है 10 और 10 से ही होता है दल, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि 10 से 10 और 10 से दल, यानी 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 11वीं अनुसूची। देखिए 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है, और इस पंचायत को 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा किया गया है। ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। देखिए 11वीं का जो बच्चा होता है वो पढ़ने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, क्योंकि 11वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, और वो चाहता है कि हम पंचायत लेवल के ही किसी कोचिंग में जाके पढ़ें। मतलब 11वीं का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तो होगा नहीं, इस वजह से वो ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, और वो चाहता है कि पंचायत लेवल का ही जो कोचिंग वगैरह होगा वहीं पर जाके हम क्लास करेंगे। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार देखिए 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है। ठीक है। और इसे जो है 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में। अब देखिए 12वीं क्लास का जो बच्चा होता है वो चाहता है कि वो बढ़िया से बढ़िया कोचिंग पढ़े, किसी शहर के, किसी बड़े नगर के कोचिंग में जाकर हम पढ़ें, क्योंकि 12वीं का बोर्ड एग्जाम होता है और उसमें बढ़िया से पढ़ना होता है। इसलिए 12वीं का बच्चा, जो भी बच्चा 12वीं में जाता है तो वह चाहता है कि हम किसी नगर में जाके किसी बड़े कोचिंग में जाकर हम पढ़ें। तो 12वीं से याद रखिएगा कि 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है, क्योंकि लड़का चाहता है कि नगर में जाके पढ़े। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है और 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है। तो इस तरह से आप रिलेट करके जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है।